आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, आज हमारे मेहमान एक ऐसे फिल्म निर्देशक हैं जिन्हें दीवाना शब्द से बेइंतहा मोहब्बत है और उनकी ये दीवानगी लोगों के सर चढ़ के बोलती है। आप समझ रहे हैं ना? फिल्म निर्देशक राज कंवर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। राज जी, बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है दोबारा रेडियो पर आकर, विविध भारती पर आकर? पहले तो ऑल इंडिया रेडियो सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम जी। एंड बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की कि ऑल इंडिया रेडियो की। तो तब तो एक ही माध्यम था हमारे जी, पास जी। कि ये रेडियो ही था जी। फिर उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी आया और आज तो खैर बहुत से जरिए बन गए हैं मीडिया के। जी। बट जो होता है ना कि पहला प्यार पहला नशा वाली बात है, वो ऑल इंडिया के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। राजीव, आपका ताल्लुक ज्यादातर दिल्ली से रहा है। जी। दिल्ली में आपने अपनी पढ़ाई की है। हमें ये बताएं कि वो कैसे दिन थे आपके बचपन के, और क्या बचपन से ही आपका ये सपना था कि आप मुंबई आएंगे, आपका भविष्य यहाँ है? नहीं, भविष्य तो खैर कोई सोच नहीं पाता, पर हम लोग फ्रंटियर के रहने वाले हैं, पंजाब, बहुत ही इंटीरियर के। जी। और हमारा जो अब गांव है वो आधा नो मैन लैंड पे है, थोड़ा उस तरफ है पाकिस्तान की तरफ, थोड़ा इस तरफ है। जी जी। तो अक्सर मेरी स्वर्गवासी माता जी बताया करती थी कि अक्सर गोलियां वोलियां चलती थी बॉर्डर पे। ओहो। तो इस वजह से मेरी जो दादी थी वो माइग्रेट करके यहाँ आ गई। जी। पर जब मेरे पैदाइश दिल्ली में हुई, पर मेरा रुझान हमेशा पंजाब की तरफ ही रहा। अच्छा। तो अक्सर मैं पुराने जो मेरे रिश्तेदार जो वहाँ बसे हुए थे, मुझे जब भी मौका मिलता था, कोई भी बहाना मिलता था, मैं चले जाता था। वो पीर फकीर सूफी संतों के डेरे हैं वहाँ पर, जिस तरफ हमारा गांव है, तो मेरा रुझान ज़्यादा उस तरफ था। और मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि जो सिनेमा की तरफ हो या सिनेमा में इंटरेस्ट रखता हो। क्या काम होता था आपके घर में? मोटर पार्ट्स का बिजनेस था। जी। जो शुरुआत मैंने की स्कूल के दौरान वो एज एन एक्टर की। तो म्यूजिक और एज एन एक्टर की छोटे छोटे रोल किए, पर घर में किसी को बताया नहीं। और मुझे आज भी याद है कि मैंने रामलीला में राम का किरदार निभाया था। जी। और अक्सर रामलीला ख़त्म होने पर दशहरे वाले दिन झांकियाँ निकलती हैं। जी हाँ। तो आज मेरी भी झांकी निकलनी थी और सब घर वालों को मालूम था, सिवाय मेरे पिताजी और दादाजी के। तो मुझे बस एक ही डर था, अगर मेरी मोहल्ले से झांकी जाएगी कहीं मेरे दादाजी ना देख लें। तो मेरी ताई जी, चाचियों को, सबको था कि हम अपने बच्चे को आज सजा हुआ देखेंगे, उधर से जाएगा। तो ये एक दौड़ थी जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक की। मुझे नहीं मालूम था ये दौड़ मुझे कहाँ से कहाँ तक ले आएगी। जी। और फिर मैंने कुछ नाटकों में हिस्सा लिया स्कूल के टाइम पे। फिर ये शौक जब बढ़ा एक एक्टर बनने का, जी, मुझे लगा शायद बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। फिर मैंने NSD रिपेट्री में काफ़ी काम किया। जी। रंजीत कपूर साहब ने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे। और उसके बाद एक एक्टर की जो एक आखिरी ख्वाहिश होती है कि बॉलीवुड। जी हाँ। जिस दिन मैंने वहाँ से मुंबई आने के लिए ट्रेन ली थी और मुझे था कि किसी तरह ये 36 घंटे का सफ़र जो है, 36 घंटे लगते थे उस टाइम पे, वो सफ़र जो है किसी तरह जल्दी कट जाए, कि मैं जल्दी बॉम्बे पहुँचूँ और दुनिया को एक और नया धर्मेंद्र देखने को मिले। क्या बात है। हाँ। तो 12 घंटे लेट हुई ट्रेन और आज लेट हुई और मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ मेरा जीवन का एक हिस्सा एकजुट के साथ जुड़ा रहा। जी। एकजुट थिएटर ग्रुप से नादिरा बबेर जी। जी हाँ। और मेरे सब सीनियर्स ने मुझे बहुत प्यार दिया, अनुपम खेर, किरण खेर, आलोक नाथ जी, वाह, गिरजा शंकर, अनीता कंवर, क्या बात है। सब लोगों ने, क्यों मैं सबसे जूनियर था, बहुत प्यार दिया। और फिल्म की टेक्निक सीखने के लिए
मैं अपने गुरु शेखर कपूर साहब के पास गया और मिस्टर इंडिया मेरी पहली फिल्म थी जी, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। जी। तो वहाँ जब मैंने देखा शेखर जी को काम करते हुए तो मुझे लगा कि एक्टर तो है वो, अपना निर्देशक के हाथ की कठपुतली है। तो कब ये स्विच ओवर जो था एक्टर से डायरेक्टर में चला गया, और शायद डेस्टिनी यही चाहती थी मैं डायरेक्टर बनूं। तो ये पूरा खेल था, मतलब कि किस तरह से आप एक्टिंग की दुनिया में आकर्षित हुए और धीरे से आपकी पटरी बदल गई। जी हाँ, अननोइंगली। फिलहाल तो हम अपनी बातचीत को थोड़ी सी देर के लिए रोकते हैं और आपके पुराने दिनों के नाम एक गाना सुनवाना चाहेंगे। बताएं कि कौन सा गाना इस वक्त आपके जहन में है। काफ़ी गाने हैं, एक संगीत ही था जो मुझे हमेशा जिंदा रखता था और आज भी रखे हुए है जी। तो गानों का तो मैं दीवाना था। और एक गाना था लैला मजनू का, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। ये तो वहशी है तुम ही होश में आओ लोगों, ये तो वहशी है तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत रंजूर है ये गमों से चूर है ये, बहुत रंजूर है ये गमों से चूर है ये। खुदा का खौफ खाओ बहुत मजबूर है ये, खुदा का खौफ खाओ बहुत मजबूर है ये। क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस बेटी समझाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मेरे जलवों की खता है जो ये दीवाना हुआ, मेरे जलवों की खता है जो ये दीवाना हुआ। मैं हूँ मुजरिम ये अगर होश से बेगाना हुआ, मैं हूँ मुजरिम ये अगर होश से बेगाना हुआ। मुझे सूली चढ़ा दो किशोरों में जला दो, मुझे सूली चढ़ा दो किशोरों में जला दो। कोई शिकवा नहीं है जो जीता है सजा दो, कोई शिकवा नहीं है जो जीता है सजा दो। बख्श दो इसको, बख्श दो इसको, मैं तैयार हूँ मिट जाने
राजकमल साहब, आपने बताया कि एक्टिंग की दुनिया से आपकी शुरुआत हुई और आप मुंबई आए थे एक्टर बनने के लिए। जी। एकजुट के साथ आप जुड़े रहे। आज एकजुट अपनी एक 25 बरस की यात्रा पूरी कर चुका है बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत काफी गर्व है। उत्सव हो रहे हैं। जी। आपने वहां से, मुंबई में तो वहां से शुरुआत की थी, कैसा लगता है और क्या थिएटर आपको पुकारता है, स्टेज? हाँ, पुकारता है, बट जैसे मैं उस दौरान भी तरसता था कि मुझे ये बड़ा रोल मिले, जी। पर मेरी उम्र ऐसी थी, मैं बहुत छोटा था, तो वो कर नहीं पाता था, बिल्कुल कि नादिरा जी हमेशा बाजी बोलती थी, नहीं तुम्हें अभी वक्त लगेगा, बिल्कुल है वक्त लगेगा, पर मैं सब प्ले रट लेता था कि आज आलोकनाथ जी नहीं आए तो मैं उनकी प्रॉक्सी करूंगा और पूरा प्ले। और मैं अक्सर पूछता था कि कौन से एक्टर चाहती हैं आप इसमें? तो हमेशा मुझे हंस के डांटा करती, थप्पड़ वप्पड़ भी मार देती थी बाजी जी। दस साहब चाहेंगी या धर्मेंद्र चाहेंगी या किस तरह से करूं? वाह वाह वाह। तो ये एक था, बट प्यार बहुत मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैं जहाँ भी गया, लोगों ने मेरे लड़कपन को, मेरे बचपन को की खामियों को पीछे रखते हुए मुझे प्यार दिया, सराहा, और एकजुट का मैं बहुत आभारी हूँ। उसकी वजह से जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जागा, और मैं बहुत आभारी हूँ अपने गुरु, अपने दोस्त, अपने मित्र शेखर कपूर साहब का। उनसे कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? किस तरह से आप उनकी तरफ चले गए थे? शेखर जी से मेरे भैया के, बड़े भैया के बहुत ही करीबी दोस्ताना था। के पप्पू साहब? के पप्पू साहब का। तो उन्होंने जब उनको बोला कि इसको भैया शेखर, इसको एक्टर बनना, थोड़े दिन मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग में रहे। के पप्पू साहब यहाँ क्या कर रहे थे? आपसे पहले आए हुए थे? वो मुझसे पहले आ गए थे यहाँ पर, और उन्होंने अपना दौर शुरू कर दिया था। वो पहले एडिटिंग डिपार्टमेंट में थे, फिर वहाँ से वो डायरेक्टर बने। जी जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे मैंने बोला मैं आपके साथ काम करूँगा, तो बोले नहीं, सब तुझे थोड़ा वो रिलैक्स रखेंगे, कि जो एक चीज़ मैं चाहता हूँ तुम सीखो। तो उनके कहने पर मैं गया, पर एक छोटे भाई की तरह शेखर ने भी बहुत प्यार दिया, बहुत फ्रीडम दी, जिसकी वजह से स्विच ओवर मेरा जो हुआ। और मेरे करीबी दोस्त जो उस टाइम पे 3 दोस्त थे। अच्छा। सनी देओल आते ही, और श्रीदेवी, और अनिल कपूर साहब। वाह वाह। तो उनके साथ, उनकी मैच्योरिटी, उनके एक्सपीरियंस के साथ मैं आगे बढ़ा। जी। मिस्टर इंडिया हिंदुस्तानी सिनेमा की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म मानी जाती है और आप उस फिल्म से जुड़े रहे थे। शेखर कपूर साहब के असिस्टेंट थे और एक नया अनुभव, नई उमंग रही होगी। कोई खास यादगार घटना? नई टेक्निक, जो आज तो हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजी से हम लोग कई चीज़ें एनिमेशन के थ्रू या कई टेक्निकली अभी बहुत एडवांस हो गया है। बिल्कुल। तो उस फिल्म में तो सब मैनुअल था, स्पेशल इफेक्ट भी मैनुअल करना पड़ता था। तो वो मैनुअल तरीका जो उसमें हमारे साथ थे, पीटर परेरा साहब, वीरू देवगन साहब, तो एक टेक्निकल टीम रात को काम करती थी, सुबह शूटिंग होती थी, तो टेक्निकल टीम, तो कई कई महीने हम लोग सोते भी नहीं थे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सेट लगे हुए हैं। तो वो टेक्निक, मुझे लगता है कि शायद मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके वो चीज़ें नहीं सीख पाता जिंदगी में। बिल्कुल। जो मुझे वहाँ सीखने को मिली। कई बार ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो शायद कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, अनुभव सिखाता है। बिल्कुल। तो कितनी अहम है मिस्टर इंडिया आपके करियर में? मैं सोचता हूँ आज टेक्निकली मैं कुछ भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ, तो उसका बेस मिस्टर इंडिया ही है। तो आइए फिर मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत सुन लिया जाए। Thank you.
अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में? अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना था बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना था बार मिस्टर इंडिया से। जाने कैसा जादूगर है वो अनदेखा अनजाना, जाने कैसा जादूगर है वो अनदेखा अनजाना। उसकी दीवानी बन जा कहता है दिल दीवाना, उसकी दीवानी बन जा कहता है दिल दीवाना। क्यों उसकी दीवानी बनती हो तुम, खुद भी किसी से कम तो नहीं, वो कोई एटम बम तो नहीं। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में? अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना था बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना था बार मिस्टर इंडिया से। मुझको ले आया है राही जाने कैसी राहों में, मुझको ले आया है राही जाने कैसी राहों में। दिन में भी ये सपने देखूं मैं हूँ उसकी बाहों में, दिन में भी ये सपने देखूं मैं हूँ उसकी बाहों में। तुम तो बेकार तरसती हो इस काम का, मैं भी माहिर हूँ। वो गायब है मैं हाजिर हूँ। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में? हाँ अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना था बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना था बार मिस्टर इंडिया से। राज साहब, राजकुमार संतोषी के भी असिस्टेंट रहे आप घायल फिल्म में। जी हाँ। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? सनी आपने बताया कि आपके मित्र रहे हैं। मुझे एक दिन सनी ने बताया कि मैंने एक नए डायरेक्टर का सब्जेक्ट सुना है। तब मैं सनी के लिए अपनी पहली फिल्म लिख रहा था। अच्छा। तो मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि पापा को भी सुनवाते हैं। तो मैं कहा जरूर सुनवाओ। तो तब राज संतोषी असिस्टेंट थे गोविंद जी के, गोविंद नहलानी साहब के। और जब हुआ तो फिल्म फाइनल हुई, तो मैं लिख रहा था, तो सनी ने बोला कि कमर्शियल एक टीम अप चाहिए, कि गोविंद जी के यहाँ से आए, ऑर्बिट सिनेमा का ज़्यादा फ्लेवर है, ये कमर्शियल करनी है। तो उन्होंने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन डिपार्टमेंट की जी। तो कि, और मुझे सनी बोला था कि इसके बाद तो अपनी फिल्म शुरू होनी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस और हो जाएगा। बट वो फिल्म करते करते भी बहुत अच्छा अनुभव मिला। राज संतोषी साहब में जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो है ड्रामा सेंस। जी जी। वो बहुत ड्रामेटिक है और ड्रामा में बहुत अच्छी पकड़ है। बिल्कुल। जो वो अनुभव था, और फिल्म की कहानी को बीइंग ए नॉर्थ इंडियन मेरे दिल को बहुत भाई थी जी, कि हर हिंदुस्तानी की, आम हिंदुस्तानी की कहानी लगी थी। हालात किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से नौजवानों की जिंदगी बदलती है। आदमी, यू कांट प्लान योर लाइफ, डेस्टिनी ने काफी प्लान कर रखा होता है।
और अच्छी खासी हिट हुई थी वो फिल्म। हाँ जी, बहुत अच्छी, क्रिटिकली एक्लेम भी हुई, कमर्शियली भी बहुत बड़ा उसको रुतबा मिला। राय साहब, ये तो वो दिन थे जब आप अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। आपने मैं ये कहूँगा कि मैं तैयार नहीं हो रहा था, मैंने अपने आप को डेस्टिनी के हाथों सौंपा था। डेस्टिनी मुझे तैयार कर रही थी जी, और एक रास्ता धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रहा था। बिल्कुल, कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल। आपने बताया कि उन दिनों आप सनी के लिए फिल्म लिख रहे थे और ये तय हो रहा था कि वो फिल्म जल्दी शुरू हो जाएगी। वो सब्जेक्ट मैं आज तक नहीं बना पाया हूँ और मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि जरूर वो सब्जेक्ट बनाऊं। जी जी। अच्छा, ये जो राइटिंग का फ्लेवर और राइटिंग का जुनून आपके अंदर कैसे आ गया था? राइटिंग का, आप एक्टर बनने आए थे, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए। अब लिटरेचर तो हम पढ़ते रहते थे, हिंदी बिल्कुल, ड्रामा में भी, स्कूल में भी पढ़ते रहते थे, और जो रिश्ता था पंजाब और दिल्ली का, उसमें पढ़ाई में एक लोगों की कोई अच्छा शेर सुनना, वाह, और कुछ अच्छी बातें सुननी, वो जहन में कल्चर का हिस्सा है। कल्चर का हिस्सा था, मैं कहूँगा कि उसने मुझे दिया और एक समझ दी कि भाई अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो आज भी कोशिश करते हैं हम, चाहे वो गुलजार साहब की बात हो या जावेद अख्तर साहब की बात हो, चाहे मीर सकी मीर की बात हो या किसी की भी बात हो। जी जी। तो अच्छी चीज आज भी अपने आप मुंह में वहां ले आई आती है जी। और ये दिमाग में कहते हैं कि खलल सा मचा रहता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ये एक कैरेक्टराइजेशन हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि ये कहानी का ये पक्ष भी हो सकता है। जो डिस्कशन लेवल पे था ना, वो एक अंदर के राइटर को भी जन्म दे रहा था। जी। तो इस तरह से फिर दीवाना आपने खुद ने लिखी? और मैंने लिखी, फिर उसके डायलॉग लिखे थे सागर सरहदी साहब ने। जी हाँ। सागर साहब हमेशा कहा करते थे, जब मेरा डिस्कशन चलता था, हम लोग फिल्म लिख रहे थे साथ में महाबलेश्वर में, हमेशा कहा करते तेरे अंदर एक बगावत है। वाह, अच्छा शब्द है। तो हमेशा बोला करते। मुझे अचानक ये बात याद आई। मैंने कहा मैंने किसी को लूटा तो नहीं, मैं अक्सर मजाक में बोलता था मैं बागी नहीं हूँ। जी जी। तो हंसते थे। तो इस तरह से एक राइटिंग का भी फ्लेवर आ गया अंदर। अच्छा, किस तरह के सपने थे दीवाना जब आपने शुरू की थी, और क्या आपको ये एहसास था कि ये एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म बनेगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। और कितनी मुसीबतें थी दीवाना बनाने को लेकर? हर नए काम के लिए एक माँ को जब पहली बार बच्चा पैदा करती है, जी, मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है कि जब मैं राधू कर्माकर साहब कैमरामैन थे राज कपूर साहब के, वो हमारे अंकल थे, तो मैं असिस्टेंट के लिए सबसे पहले उनके पास गया था कि मुझे राज कपूर साहब का असिस्टेंट बनना है। अच्छा। तो मैं बहुत प्रभावित था उनसे, राज खोसला साहब से और विजयानंद साहब की फिल्मों से। वाह, क्या बात है, 3 अलग अलग जॉनर के लोग हैं। तो मैं जब गया था, प्रेम रोग की शूटिंग चल रही थी आरके में, तो लंच के बाद मुझे मिलाया गया। तो राधूदा अंकल ने बोला कि राज, ये राजू है। तो मैं वहाँ अपना किया, तो बोले कि क्या बनने आए हो? वाह। तो मैंने कहा जी, उस दिन मेरे मुंह से पहली बार निकला था कि डायरेक्टर, उनको काम करते देखकर। एक्टिंग की स्ट्रगल के लिए गया था, मैं बोला डायरेक्टर। कहते वो ड्रामेटिक मोमेंट है। हाँ, तो उन्होंने बोला देख रहे हो लाइटमैन कितना पसीना बहाता है, वो देखो कितना चल रहा है, ऐसे कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, पर जब डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है तो उसका खून लगता है। तो मेरी एक नौजवान लड़के की समझ में ये बात आई नहीं थी। पर जब मैंने पहली फिल्म बनाई दीवाना, कि एक तकलीफ जो एक औरत पहला बच्चा पैदा करने में लेती है, वही पेन है जी। और हर फिल्म में वो पेन महसूस करता है डायरेक्टर, वो चाहे यश चोपड़ा साहब हों, चाहे राजकंवर हों, चाहे कोई भी डायरेक्टर। बिल्कुल, वो उस पेन से गुजरता है, एक लेबर पेन से गुजरता है जी, क्योंकि उसको अपना ब्लड पूरा इकट्ठा करके उसको उसके ऊपर फोकस होना पड़ता है। दीवाना का कौन सा गाना सुनेंगे? तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, वाह। ऐसा न हम तो सिर्फ तुमसे प्यार। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं,
सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो। हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो। तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म निर्देशक राज कंवर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। जिस कामयाबी का आपको इंतजार था वो दीवाना ने आपको दी थी। मैं दीवाना का शुक्रगुजार हूँ। दीवाना ने मुझे झट से ज़मीन से एक ऊंचाई पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ से पहुंचकर मैं आज भी डरता हूँ। जी राज साहब, ये दीवाना फिल्म का गीत तो हमने सुना, इस फिल्म का म्यूजिक भी बड़ा ही लाजवाब था। इसका म्यूजिक जब तैयार हो रहा था तो नदीम श्रवण ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके थे, बहुत ज्यादा कामयाबी उनके पास थी। क्या खास था दीवाना की म्यूजिक से जुड़ी, क्या खास याद है? देखिए, जब कोई चीज बननी होती ना, वो एक डायलॉग है आनंद फिल्म का, जो मेरी जिंदगी का, वो जो क्या बोले कि आप वो लीजिए सरमाया है जी, कि राजेश खन्ना साहब ने एक डायलॉग बोला था, बाबू मोशाय, हम तो रंगमंच पे नाचने वाली वो कठपुतली है जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में, कब कहाँ किसकी डोर खिंच जाए किसको क्या मालूम। तो उसको मैंने पॉजिटिव वे में ले रखा है कि सब डोरें उसने फिक्स कर रखी, उसने डेस्टिनी बना रखी। सबसे बड़े राइटर ऊपर वाले हैं हमारे, बिल्कुल। तो वो ऐसे लोगों से मिलाता रहता है कि भाई इस फिल्म की कुंडली ये है, अच्छा कर्म कर रहे हैं तो इनको अच्छा कर्म योगी दो, साथ में ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो जी। लोग मिलते रहते हैं और कारवां बनता रहता है। सही बात है। एक तरफ ऋषि कपूर थे जो लगातार एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुके थे, और ऋषि कपूर के बारे में तो ये कहा जाता है कि कितनी पीढ़ियों की हीरोइन के अगेंस्ट आए हुए हैं वो, और दिव्या भारती थी जिनको आप साउथ से लेके आए हैं। दोनों की यादें हमें बताइए। चिंटू जी क्वेश्चन बहुत करते थे अच्छा मुझसे कि आपने ट्रॉली क्यों लगाई है, आपने क्रेन से क्यों शॉट ले रहे हैं, आपने मेरे डायलॉग किसी दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके फिर मेरे ऊपर क्यों आ रहे जब मेरे डायलॉग खत्म है। तो मुझे कई बार लगता था कि मैं नया हूँ इसलिए मुझसे बहुत बातें पूछते हैं, बट
बाद में मुझे पता लगा वो मेरे अंदर के डायरेक्टर को चेक करते थे। उनकी उम्मीदें मुझसे बहुत बढ़ गई थी और पहला ऑर्डर करके आए थे। फिल्म कुछ 60% बनी थी, मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने मेरी तारीफ करनी शुरू की बॉलीवुड के अंदर और मुझे अंडर प्रोडक्शन ही जो सबसे पहली फिल्म मिली, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो ऋषि कपूर साहब की बदौलत मिली। उन्होंने नितिन मनमोहन साहब को मेरी तारीफ की जी। और मैं भुचक्का रह गया। मैं कहा मुझे एक बार संभल तो जाने दो। मैंने चिंटू जी का शुक्रिया अदा किया, मैं देखूं तो सही कि फिल्म कैसी बनती, कैसा बाहर आता। कहते ये अच्छी फिल्म है, ये अच्छी नाम देगी राज, और मुझे भरोसा है तुम पे। इसलिए तो मैं प्रोड्यूसर से मिल गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया कि मैं कहते दिस माई गुड, मेरी खुशकिस्मती आपने मुझे बुलाया। नितिन मनमोहन साहब को बोला मैंने, और मैंने आके चिंटू जी से मिला। मैं कहा ये कुछ जल्दी नहीं है? तो बोला कोई नहीं, जो वक्त आता है वो भूल के नहीं आता। मुझे आज भी उनके लफ्ज याद है, तुम जो फिल्म करो मुझे खुशी होगी। और जब सब्जेक्ट फाइनल कर रहे थे तो उस सब्जेक्ट में चिंटू जी फिट नहीं बैठ रहे थे। और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। और जब मैंने बोला कि ये सब्जेक्ट में आप नहीं बैठते, जो सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, तो कहते सो व्हाट, गो अहेड, यू नो। तो मैं उनका चेहरा देखता रहा, कहता तुम यहाँ काम करने आए हो, किसी चीज का इंतजार नहीं करना, यू नो। और मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे उस चीज के। फिर मैंने वो फिल्म लाडला बनाई जी, अनिल कपूर के साथ और श्रीदेवी के साथ जी। और दिव्या भारती की क्या यादें हैं? दिव्या बहुत जल्दी वो इस संसार से चली गई। बहुत प्यार मिला उनको, लोगों का बहुत प्यार, क्या कि एक हिस्सा थी जी जिंदगी का, और रहेंगी। और बहुत प्यार करती थी। और जब भी मैं थका सा बैठा होता था सेट के ऊपर, पीछे से आके कभी सर पकड़ लेना, दबा देना, यू नो, कि आप थक गए, क्यों कर रहे हो इतना काम, यू नो। और फैमिली मेंबर थी, मतलब कि कभी, तब तो मोबाइल होते नहीं थे, बिल्कुल, वो फोन ही होते थे। कभी जब मेरे घर पे चले जाना, मेरा बेटा पैदा हुआ था, उसको लेके गायब हो जाना, यू नो। तो एक एक 2-2 घंटे तो कैसे ढूंढें, कैसे करें घर पे, कि वो वाइफ का फोन आना स्टूडियो में कि दिव्या आई थी, करण को ले गई, कहाँ है, मैं अभी आया नहीं, वो मैं मना नहीं कर पाई। तो फिर मुझे लगता था कि क्या बोलूं इसको, पर वो कहते ना प्यार कुछ भी करवा देता था। उसको अपने बॉयफ्रेंड से मिलना होता था, तो वो एक एक्सक्यूज जो था मेरा बच्चा बन जाता है। नहीं, मैं तो करण को खिलाने ले गई थी। हाँ, और बॉयफ्रेंड भी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं जी जी, साजिद नडियाड वाला, जिनके साथ उन्होंने शादी की। तो क्या कि घर में ही थे सब लोग, तो इसलिए आदमी गुस्सा छू करना पड़ता था हमको। बात लाडला की हो रही थी, अनिल कपूर के साथ ये फिल्म आई। आपने कहा कि मिस्टर इंडिया के जमाने से ही दोस्त बन गए थे। किस तरह अनिल कपूर के साथ लाडला में काम करके कैसा महसूस हुआ? अब राजू जो था वो राज कंवर बन चुका था। जी हाँ, पेट नेम से बुलाते थे। अब उनको एक तकलीफ होती कि सेट पे राज कैसे बुलाऊं, जिसको राजू बुलाया। मैं क्या कह रहा था, हमेशा बोलते थे कोई बात किसी थे ना, हाँ। मैं क्या कह रहा था, बहुत बड़े सुपरस्टार, मैं क्या कह रहा था, मैं कहा आप बोलो क्या कह रहे थे आप। तो मैं बोला आपको तकलीफ क्या है? जो मुझे तकलीफ नहीं कि आप मुझे राजू बोलो। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता ना सबके सामने। मैं तो नहीं। तो जाके एक झिझक तोड़ी मैंने उनकी, और एक कहता है कि यार ये वो राजू है, ये डायरेक्टर बन गया है, यू नो, कि हमारा बच्चा है, हमारा घर का वो है। तो एक होता था ना कि हर चीज को 2 बार 3 बार चेक करना। तो मुझे मालूम था ये इम्तिहान है जो हर इंसान को देने पड़ेंगे। बिल्कुल। बट ऑन द होल द एंड इज गुड। शायद वही चेकिंग ने आज और आगे अच्छा काम करने की वो दी। आज तक आपने उनके साथ काम किया है, 2006 तक? बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी सारी फिल्में और इतने सारे बरस मुंबई में, आपको क्या लगता है कि जो राज कंवर दिल्ली से ट्रेन में मुंबई आए थे, वो 2006 तक कितने बदल चुके हैं? 2 बेटे हो चुके हैं जी। एक 14 साल का, एक 10 साल का है। एक पत्नी है, अभी तक एक ही पत्नी है। एंड काफी चीजें जो मैं सोचता था मेरी हैं, वो सालों में पता लगा वो मेरी नहीं है जी। एंड जो मेरी चीजें थी वो मेरे साथ ही हैं।
कुछ नहीं बदला। फिल्मों में आने के बाद भी मैं आज भी वही हूँ। मेरा काम यहाँ है, पर मेरा दिमाग आज भी पंजाब में रहता है। मुझे आज काम की वजह से यहाँ रहना पड़ता मुंबई शहर में। मेरा दिल, मेरा दिमाग जब भी फुर्सत होती है, मेरी दौड़ अपने आप मेरे गांव से ले जाती है मुझे। जी वहीं सपनों की दुनिया में छोटा सा बच्चा खेतों में भागता है, जी जी वो कनाल में नहाता है, नहर, जी वो गन्ने चूसता है, वो आम तोड़ के खाता है। वाह वाह। और आज भी मैं उस बच्चे के पीछे भाग रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम मेरे पीछे कौन है कौन नहीं है। और काफ़ी चीज़ों का पता लगा, बाल सफ़ेद हो गए हैं। हाँ। और बाकी वक्त के हिसाब से फिल्मों का प्रेजेंटेशन बदलता जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि गलती ना करें किसी फिल्म के अंदर, पर इंसान कहते हैं ना गलतियों का पुतला है। नो मैन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और हर डायरेक्टर परफेक्ट नहीं होता। तो हर फिल्म में कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। जब अच्छाइयाँ ज़्यादा हो जाती है फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है, जब गलतियाँ थोड़ी हावी हो जाती है फिल्म एवरेज भी हो जाती है। और आपने दोनों चीज़ों का मैंने स्वाद लिया है दोनों चीज़ों को। कोशिश करते हैं जो पिछली गलती है वो अगली फिल्म में ना दोहराएं, पर आने वाली नई गलतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी ताज़ा फिल्म के बारे में बताइए कि वो किस तरह से आपने बनाई है और क्या सब्जेक्ट रहा है और किस तरह का रिस्पांस इन दिनों मिल रहा है उसमें? देखिए, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला मुझे हमको दीवाना कर गए के लिए। और एक नया प्रयास था, एक रेवोल्यूशन था जो मैं कहना चाह रहा था फिल्म के अंदर, कि ऐसा क्या है दुनिया में जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। जी, एक एहसास। जब तक ये एहसास जिंदा है, हमारा रिश्ता जिंदा है, हमारा प्यार जिंदा है। वाह। किसी के लिए एहसास नहीं है तो वहाँ कोई रिश्ता नहीं है। कोई खून का रिश्ता भी मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है अब तो क्या क्या रिश्ता किस बिना पर है। और कहते हैं बंधन जो होता है वो रिश्तों का नहीं होता, वो भी एहसास का होता है। और जहाँ एहसास ना हो वहाँ रिश्ते मजबूरी बन जाते हैं। जहाँ प्यार की कोई जगह नहीं। कई दुनिया में मैंने ऐसे लोग देखे हैं रीति रिवाज में फंसकर या किसी और मजबूरियों में फंसकर अपना एक ऐसा जीवन साथी चुन लेते हैं जिनके लिए कोई फीलिंग नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मियाँ बीवी में क्या बात होती है, जी, चाय बना दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सालों निकल जाते हैं। जी जी। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी है, वो जीने के लिए दी है। तो मैं इस फिल्म में ये कहना चाहा है कि अगर रीति रिवाज परंपरा को साथ में लेकर जीना अच्छी बात है, उनकी मर्यादाओं का पालन करना अच्छी बात है, अगर वही रीति रिवाज आपकी अगर ज़िंदगी तबाह कर देते हैं तो आज का नौजवान, आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है। तो एक क्लाइमैक्स है कि हिंदुस्तान में कि एक शादी की किसी के नाम का मंगलसूत्र पहन लिया या 7 फेरे ले लिए तो एक हिंदुस्तानी औरत हमेशा के लिए उसी की हो जाती है। मर्यादा के इस बंधन वो कभी नहीं तोड़ पाती। दैट इज फैक्ट ऑल्सो। बिल्कुल। पर मैंने उस बंधन को तोड़ा है इस फिल्म के अंदर। जहाँ मुझे अभी रिस्पांस में यंगस्टर ने बहुत तारीफ की है और औरतों ने बहुत तारीफ की है फिल्म की। कुछ बुजुर्ग तबका है वो उसको नागवारा गुजरी है ये बात, बट जब वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं अपनी घर में इस फिल्म को तो कहीं ना कहीं वो नील डाउन हो रहे हैं कि नहीं सही है। तो ये तो जिंदगी ऐसी चली जाएगी। आपको क्या लगता है कि समाज पर थोड़ा सा भी इस फिल्म से असर पड़ने वाला है? और हमारे यहाँ देखिए, मैंने जो भी कोशिश किया आज तक, अपनी जितनी फिल्में बनाई हैं, मैं पॉपुलर जॉनर सिनेमा बनाता हूँ, कमर्शियल फिल्में बनाता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कमर्शियल सिनेमा में कोई एक पॉइंट या कोई एक ऐसी बात अलग से कह जाऊं, क्योंकि हमारी फिल्में समाज के लिए आईना है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश रही और कई बार मैं सफल होता हूँ, अमूमन हमेशा सफल हुआ। इसीलिए मेरे जो फैन मेल जो है, जो मेरे प्रशंसक हैं, उनमें लड़कियां, औरतें, हमेशा फ़ोन आते हैं जी जी कि ये चीज़ अच्छी लगी बेटा, या भैया ये अच्छा लगा। तो वो लोग ज़्यादा हैं और वो जो मुझसे चाहते हैं राज कंवर की फिल्मों से, और मैं चाहता हूँ कोई ऐसी बात ना करूँ कि मैं जो उनको नागवारा गुजरे। तो उनका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला जी, कि किसी के साथ मंगलसूत्र पहन लेने, 7 फेरे लेने से एहसास नहीं होगा। अगर आपको मजबूर करके कहीं फोर्स करके आपको जीवन साथी दिया जा रहा है तो वो बात अलग है।
बिल्कुल। और तोड़ा है इसमें मंगलसूत्र, एक पति ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तोड़ा है। वो इसलिए तोड़ा है कि उसको भी एहसास हुआ कि वो आज एक बात जान गया। तो इस फिल्म का एक गीत सुन लिया जाए। ये दर्द की आहें जुदा हुई राहें भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे, कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। के सीने से दिल में निकाल के फेंक दूं, बेदर्द इस बेरहम को हवा में उछाल के फेंक दूं, धोखा दिया मुझको धोखा, चाहे कि सीने से दिल में निकाल के फेंक दूं, बेदर्द इस बेरहम को हवा में उछाल के फेंक दूं, धोखा दिया मुझको धोखा दिया, दिल ने मेरे हाय ये क्या किया, हो दिल मेरा चाहेगे सीने से दिल में निकाल के फेंक दूं। ओ लम्हों से हारे बुझे नजारे, अब तो सहेंगे ये गम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। राज साहब, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है इस फिल्म में। म्यूजिक अनु मलिक जी का है। फिल्म जब मुकम्मल होगी तो एक दौर आया हिमेश रेशमिया का गाने का, तो वही मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं बोला यार पहले होता तो मैं एक गाना जरूर गवाता आपसे, तुम अच्छा गाते हो। कहते राज जी वो तो शौक शौक में हमने गा लिया और अभी सब बोल रहे हैं। तो बातों बातों में हमने बोला क्यों ना एक प्रमोशनल सॉन्ग किया जाए जी। तो फिर बोले कि नहीं अनु जी को बुरा नहीं लगे, मुझे करने में कोई बुराई नहीं। तो हमने एक प्रमोशनल सॉन्ग किया और वो प्रमोशनल सॉन्ग आज चार्ट बस्टर है। तो हिमेश रेशमिया में वो क्या खासियत है जो उनको आज इतना देखिए पहुंचा रही है?
कहते हैं ना, बारिश की पहली बूंद जब जमीन पर गिरती है जी। तो फना हो ही जाती है तपती जमीन पर जी। तो कोई भी नई चीज आती, नया एक्सप्रेशन आता है, ये नई आवाज आती तो लोगों के कान उस तरफ तो जाते हैं। उनका गायकी का ढंग बहुत अच्छा है, एक नयापन है, थोड़ा नेजल लेके गाते हैं अपना, तो वो यंगस्टर को बहुत पसंद आ रहा है। हमारी आपकी बातचीत में ये गाना न बजे तो हिमेश रेशमिया के प्रशंसक नाराज हो जाएंगे। तुम सांसों में तुम सांसों में, तुम धड़कन में, तुम नजर में, तुम जिगर में उतर गए। हमको दीवाना, हमको दीवाना, हमको दीवाना, दीवाना कर गए। तुम सांसों में, तुम धड़कन में, तुम नजर में, तुम जिगर में उतर गए। हमको दीवाना, हमको दीवाना, हमको दीवाना, दीवाना कर गए। हमको दीवाना, हमको दीवाना, हमको दीवाना, दीवाना कर गए। तुम सांसों में, तुम धड़कन में, तुम नजर में, तुम जिगर में उतर गए। हमको दीवाना, हमको दीवाना, दीवाना कर गए। दिल आशना तेरे दर्द से, तेरे ख्वाब से, तेरी प्यास से। खामोश है भीगे मेरे हर पल तेरे एहसास से। ऐसी लगन लग गई है यार, ऐसी लगन लग गई है यार, लगन लग गई है यार, लगन लग गई है यार। तुम जिस्म में, तुम जान में, तुम नजर में, तुम जिगर में उतर गए। हमको दीवाना, हमको
लग गई है यार, ऐसी लगन लग गई है यार, लगन लग गई है यार, लगन लग गई है यार। राय साहब, आपकी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बहुत कामयाब रही हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनसे आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिनकी आपको देखिए उम्मीद क्या थी। होता है ना, कहते हैं ना बरस के मौसम भी तो 4 होते हैं। जी। तो हाथों की उंगलियां भी 5 है, पर सब अलग अलग साइज की होती हैं। जी हम कोशिश करते हैं जी। और कोशिश करते हैं, सम टाइम पास हो जाते हैं। आदमी हमेशा, हमारे लिए हर फिल्म एक बोर्ड का एग्जाम है, हम्म। अच्छे नंबरों से पास करना है। तो सम टाइम पास मार्क मिलते हैं, सम टाइम बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कोई चीज़ नागवारा गुजरती है तो फिर ऑडियंस बोलती नहीं भाई आपसे उम्मीद नहीं करते, इसलिए ये अच्छी बात नहीं। जो जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी कामयाब नहीं रही, उनमें से कौन सी आपके दिल के बहुत करीब है, जिससे आपको लग रहा था कि ये श्योर शॉट हिट है? ये एक फिल्म मैंने बनाई थी अब के बरस। जी। हाँ, आर्य बब्बर और अमृता राव को इंट्रोड्यूस किया था उस जी। फिल्म में। तो वो फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब थी एंड उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, बट समहाउ वो फिल्म डिमांड करती थी बहुत बड़ा एक्टर। सम टाइम होता है ना, एक कहानी एक स्टार मांगती है। मांगती है, और कोई गलती नहीं थी। आर्य ने बहुत अच्छा काम किया। जब एक हिट डायरेक्टर को कुछ ऐसा झटका लगता है तो कैसा महसूस होता है? वो सबक होता है या वो क्या होता है, क्या एहसास है? देखिए इन चीज़ों से तो अब मैं इस चीज़ को मायने नहीं रखता कि मैं चाहता हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अगर रोज आइसक्रीम खाना चाहता हूं तो मुझे रोज आइसक्रीम मिलेगी। बट जो आप सोचते हैं वो आप स्क्रीन पे ले आते हैं, वो चीज़ समझ में ऑडियंस के आ जाती है तो ही वो प्रशंसा करती है उस बात की। दर्शक, हमारे गॉड जो हैं वो दर्शक हैं। एक निर्देशक के गॉड जो हैं दर्शक हैं। जी। वो 12 बजे जब शो शुरू होता है 3 बजे वो फैसला सुना देते हैं। हमारी कोर्ट जो है सिनेमा का घर है, बहुत सही, थिएटर है। तो हाँ, हमको 3 बजे हमारे को जजमेंट मिल जाती है कि भैया आपको इतने साल की सजा हुई है या आपको बाइज्जत बरी किया गया या आपको इस चीज सम्मान से नवाजा गया। कोई देरी नहीं होती वहाँ ना, बिल्कुल देरी नहीं। सिर्फ 3 घंटे का खेल है। वैसे अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज जब आप आने वाले थे तो सुबह से मेरे दिमाग में था ये सवाल कि आपकी जो फिल्म यात्रा है वो 91-92 में शुरू हुई थी। 92, हाँ, और करीबन 15 साल जी, और 15 फिल्में, ये बहुत फास्ट, आपकी रफ्तार बहुत तेज है। इतना काम कैसे कर लेते हैं आप? काम ही आता है। मैं ये कहूँगा जी कि मैं थोड़ा सा, मैं जो काम कर लेता हूँ मैं उसके पीछे उसकी तरफ भागता नहीं हूँ। जी। फिर मैं आगे की तरफ सोचता हूँ। मैं कर्मयोगी हूँ, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। जो ये मुझे विरासत में मेरे पिताजी से मिला है कि आदमी को जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला उसकी तरफ देखो। और अगर मुझे ज़िंदगी में भगवान ने इस मुकाम पे लाया तो मैं चाहूँगा कि अपने सिनेमा के थ्रू मैं जितना मैक्सिमम ऑडियंस को दे सकूँ, यू नो। मुझे लगता है मैंने कम दिया 15 सालों में। जी। अच्छा, अक्षय कुमार आपके फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। किस तरह की दोस्ती है उनसे? कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, ऊपर वाले के लिए कहते हैं। जी। देखिए मैंने आज तक जितना भी काम किया है मैं सबका हूँ। कहते जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली हैं। वैसा बहुत समय दिया और बहुत ही प्यारी बातें आपने हमसे की हैं। बहुत शुभकामनाएं आपके करियर के लिए और बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हमारे मेहमान थे हमारे फिल्म निर्देशक राज कंवर। आपसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान।